वेलकम ऑल इन थर्ड पार्ट ऑफ ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। हम इस सेशन के अंदर लेक्चर के अंदर हम एक क्वेश्चन करेंगे जो ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस पे बेस्ड होगा। हमने इससे पहले दो पार्ट में, पार्ट वन और पार्ट टू में, हमने ये बताया ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस करते कैसे हैं। हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को देखा था जिसको यूज करके हम ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस करेंगे। तो अगर पहले उनकी बात करूँ, जो चार टर्म हमने टर्मिनोलॉजी यूज की थी, एक था आपका जेन, किल, इन एंड आउट। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन के साथ उन चारों पैरामीटर की वैल्यूज कैसे आइडेंटिफाई करते थे। हमने सबसे पहले आप देखते हैं जेन, जनरेटेड जेन ब्रैकेट में बी। अगर मैं आपको इसको एक बार रिकॉल करता हूँ, इस मान लो हमने एक फंक्शन कॉल किया, एक जो सबसे पहला पैरामीटर है, दिस इज कॉल्ड जेन। तो जेन ऑफ बी, जेन ऑफ एनी ब्लॉक बी, जितने ब्लॉक हैं हम सबका जेन निकालते हैं। तो जेन ऑफ बी क्या होता है कि ये ब्लॉक कौन कौन से डेफिनेशन को जनरेट कर रहे हैं और कौन कौन से डेफिनेशन जनरेट होके इस ब्लॉक के एग्जिट पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, वो सारे डेफिनेशन जेन ऑफ बी में आएंगे। दूसरा हमने डिस्कस किया था, दैट इज द किल, किल ऑफ बी। तो किल ऑफ बी का पर्पज क्या है? अगर मान लो किसी ब्लॉक का अगर आप किल निकाल लो, तो किल क्या होगा? उस ब्लॉक में जो आइडेंटिफायर यूज है, क्या वो आइडेंटिफायर अदर देन दिस ब्लॉक, अदर देन दिस बी ब्लॉक, और कहीं यूज हो रहे हैं, तो वो सारे डेफिनेशन स्किल लॉबी में आएंगे। अभी इसी क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे इसको। तीसरा देखा था हमने इन, इन ऑफ कैपिटल बी। इसका मतलब अगर हम किसी ब्लॉक का इन निकाल रहे हैं, तो इन का मतलब क्या होता है? इन कहता है कि उस ब्लॉक में, उस ब्लॉक के अंदर सारे डेफिनेशन इंक्लूडिंग बी के डेफिनेशन भी, कौन कौन से ऐसे डेफिनेशन हैं जो किसी पाथ के होते हुए दोबारा उस ब्लॉक में एंटर करें, वो सारे डेफिनेशन इन ऑफ बी होंगे। और फोर्थ है आपका आउट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आउट के बेसिस पे ही हम पूरी एनालिसिस करते हैं। तो आउट ऑफ बी निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, वो देखेंगे उस इक्वेशन को। तो इसका हम एक इक्वेशन के थ्रू, इसको कहते हैं डेटा फ्लो इक्वेशन। इस आउट ऑफ बी को हम डिफाइन करेंगे डेटा फ्लो इक्वेशन के थ्रू, और उस इक्वेशन में ये तीनों चीजें एज अ आर्गुमेंट यूज होंगे। तो अगर हमें ये तीनों चीजें पता होंगे तो हम आउट ऑफ बी निकाल लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। पहले आप इसको देखो, जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? ये पूछा जाएगा, परफॉर्म द ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस फॉर फॉलोइंग कंट्रोल फ्लो ग्राफ। या तो क्वेश्चन में आपको कंट्रोल फ्लो ग्राफ गिवन होगा कुछ ऐसे, या तो आपसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा फ्लो एनालिसिस, ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस यूजिंग सुटेबल एग्जांपल। तो आपको ये कंट्रोल फ्लो बनाना पड़ेगा एग्जांपल के लिए। जो एक बार देखते हैं इस कंट्रोल फ्लो को देखते हैं, इस ग्राफ कंट्रोल फ्लो ग्राफ को देखते हैं। इसमें बेसिक ब्लॉक B1 है, इसमें 5 बेसिक ब्लॉक्स यूज है। इस B1 के अंदर दो डेफिनेशन है, D1 D2। इसके अंदर एक डेफिनेशन है D3। इसके अंदर एक डेफिनेशन है D4, और इसके अंदर एक डेफिनेशन, और ये फिलहाल ब्लैंक है। मे बी इसके अंदर कुछ और हो, लेकिन हमें इसके यहाँ ब्लैंक शो किया हुआ है। अब देखते हैं फ्लो, देखते हैं एक बार। B1 से B2 जा रहे हैं और फिर B2 से हम B1 पे मूव कर सकते हैं। फिर B2 से B3 जा रहे हैं, और B3 से हमें दो पाथ हैं, एंड B4 एंड B5। और B5 से हम अगेन B2 पे जा सकते हैं। इसका मतलब, और यहाँ पे एक चेंज और कर लेते हैं। आप एक पाथ और डिसाइड कर लो ताकि थोड़ा सा ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाए। दिस इज B4 से B5, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन। तो अब हमें इस पे ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस करना है। तो ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस करने का मतलब क्या होता है कि आप उन चारों पैरामीटर की वैल्यू आइडेंटिफाई करो हर ब्लॉक के लिए। जेड निकालो, किल निकालो, आप इन निकालो और आउट निकालो। इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। अब हम एक टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो टेबल में जितने ब्लॉक्स हैं उतनी रो बनेंगी सबसे पहले। तो सबसे पहले कितने ब्लॉक्स हैं? यहाँ पे आपके 5 ब्लॉक्स हैं। सबसे पहले हम 5 ब्लॉक की एक टेबल बनाने जा रहे हैं। तो दिस इज B1 टेबल, B1 ब्लॉक, B2 ब्लॉक, B3 ब्लॉक, B4 ब्लॉक एंड B5 ब्लॉक। तो ये आपके ब्लॉक्स हो गए। तो अब इन ब्लॉक्स को हम थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं कि आपको इन ब्लॉक्स में हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें जितने ब्लॉक्स हैं उतनी रो बनेंगी। अब हम कॉलम बना रहे हैं। तो जितने आपके पैरामीटर्स हैं उतने कॉलम बनेंगे। तो आपको पता है 4 पैरामीटर्स हैं, तो हम 4 पैरामीटर्स की अब यहाँ कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज अ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकेंड रो,
and third row, fourth row and fifth row. रो बना दी हमने। अब हम कॉलम क्रिएट करते हैं। तो कॉलम के लिए ये हो गया आपका फर्स्ट रो। हम कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। तो कॉलम दिस इज कॉलम क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला कॉलम हो गया जेन के लिए। तो इसके अंदर हम जेन की वैल्यू लिखेंगे। ये हो गया आपका किल के लिए, ये हो गया इन, और ये लास्ट हो गया आउट। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं दिस इज जेन ऑफ बी, जेन ऑफ बी। तो अगर यहाँ लिख रहे हैं तो जेन ऑफ बी वन हो जाएगा। तो दिस इज अ जेन एंड दिस इज अ किल। ये हो गया किल आपका, किल। और नेक्स्ट हो गया आपका इन, दिस इज इन। और लास्ट हो गया आपका आउट। ठीक है। तो जेन बी, किल बी, आप प्रॉपर लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज अ किल ऑफ बी, दिस इज किल ऑफ बी, दिस इज अ इन ऑफ बी एंड दिस इज आउट ऑफ बी। ठीक है। अब इसके बाद अब इसके अंदर हम लिखेंगे जेन ऑफ बी वन, देन किल ऑफ बी वन, इन ऑफ बी वन, आउट ऑफ बी वन। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जेन आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने आपको बताया आप इस ना वीडियो को एक बार पॉज करो, और जो पार्ट 2 वीडियो है पहले आप वो देख लो एक बार कि जेन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने आपसे कहा था जेन का मतलब होता है अगर आप जेन ऑफ बी वन निकाल रहे हो तो आप सबसे पहले बी वन पे जाओ। ये ध्यान रखना कि जेन और किल निकालते समय हम फ्लो पे ध्यान नहीं देते, क्या फ्लो चल रहा है आपका। सिर्फ इन और आउट के समय हम फ्लो पे ध्यान रखते हैं। तो जेन निकाल लें। तो सबसे पहले जेन ऑफ बी वन। तो सबसे पहले चलते हैं बी वन के पास। तो जेन ये कहता है कि उस ब्लॉक में जितने डेफिनेशन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, कितने जनरेट हो रहे हैं, 2 डेफिनेशन, उसमें से कितने डेफिनेशन उस लास्ट पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। तो आपको पता है कि बी वन में अगर पॉइंट्स याद है, हमने एक पॉइंट बताया था आपको, यहाँ पे एंट्री पॉइंट होगा, एग्जिट पॉइंट होगा, इसका एंट्री पॉइंट, इसका एग्जिट पॉइंट, इसका एंट्री पॉइंट, इसका एग्जिट पॉइंट। इसका मतलब हर ब्लॉक का एक ओवरऑल एक एंट्री पॉइंट होगा, एक एग्जिट पॉइंट होगा। इसका मतलब आप ये देखो कि इस ब्लॉक बी वन में कितने ऐसे डेफिनेशन हैं जो अपने ब्लॉक के एग्जिट पॉइंट तक उसी वैल्यू के साथ पहुंच रहे हैं जो वैल्यू उनको मिली हुई है। तो चेक करते हैं आई इक्वल टू 2, क्या आई यहाँ चेंज हो रहा है? नहीं, आई यहाँ से पहुंच रहा है। इसका मतलब इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, डैट मीन्स कि इस जेन ऑफ बी वन में तो सबसे जो पहली एंट्री करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम यहाँ पे डी वन की, क्योंकि डी वन सेफ इसी वैल्यू के साथ कहाँ पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है आपका बी वन के एग्जिट पॉइंट तक, कॉमा। डी टू, क्या डी टू एग्जिट पॉइंट पहुंच रहा है? यस, डी टू कुछ चेंज नहीं कर रहा है, तो डी टू पहुंच गया आपका एग्जिट पॉइंट तक। तो थोड़ा सा हम इसकी फॉन्ट साइज कम करते हैं ताकि आपको ये क्लियर दिख जाए। तो दिस इज योर डी वन, डी वन कॉमा डी टू। अब चेक करते हैं। तो ठीक है। तो अब ये बताओ क्या हम डी थ्री इसको चेक करें डी थ्री के लिए। तो आप ये समझो कि सारे ब्लॉक इंडिपेंडेंट है, तो दूसरे जनरेशन के लिए ये 2 डेफिनेशन जनरेट हो रही है, तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बी वन के पास ही है। तो जेन में हम सिर्फ अपने एक ही ब्लॉक की बात करते हैं। हमने इस ब्लॉक को चेक किया और यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे लिखा आपको कि हमने यहाँ पे दो ऐसे डेफिनेशन है जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और सेफली अपनी उसी वैल्यू के साथ इस ब्लॉक के एग्जिट पॉइंट तक पहुंच गए। अब आते हैं नेक्स्ट बी टू के पास, जेन ऑफ बी टू। जेन ऑफ बी टू निकालना है। तो जेन ऑफ बी टू में कितने कितने डेफिनेशन है? डी थ्री, एक ही डेफिनेशन है। तो अभी इसको कुछ जेन कहता क्या है कि अगर कोई डेफिनेशन डेफिनेशन जनरेट हुआ है तो क्या वो डेफिनेशन बिना चेंज हुए अपने ही ब्लॉक में एग्जिट पॉइंट तक पहुंच रहा है? अगर मान लो इसी ब्लॉक बी वन में अगर आई इक्वल टू 3 यहाँ लिखा गया होता एज अ डी थ्री डेफिनेशन, तो क्या डी वन अपने एग्जिट पॉइंट पहुंचता? नहीं, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ चेंज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं डी वन का, तो जेन ऑफ बी वन में हम डी वन यूज नहीं करते, डी टू और डी थ्री हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर
ऐसे D3 में अब जब एक ही स्टेटमेंट है तो उसको कोई वो सेफली पहुंचेगा, क्योंकि उसको ओवरराइड करेगा ही नहीं। इसका मतलब अगर एक ही स्टेटमेंट है तो बिना देखे भी इसको लिख सकते हैं। तो सिंपल लिखा हमने यहाँ पे D3 एंड क्लोज। अब आगे हम B3 के पास, जेन ऑफ B3 एक ही डेफिनेशन है तो सेफली पहुंच जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिख दिया हमने D4। तो हम B4 पे आ गए, एक ही डेफिनेशन है तो सेफली पहुंच जाएगा। एंड यहाँ लिख दिया हमने D5। अगर मान लो यहाँ से एक सिचुएशन यहाँ पे होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट और होता जिसमें जे को हम किसी और वैल्यू से ओवरराइड कर रहे होते, जे को फिर से हम जनरेट कर रहे होते, जे इक्वल टू मान लीजिए कोई समथिंग, कोई भी एक्सप्रेशन जे इक्वल टू समथिंग, और वो D5 होता डेफिनेशन। तो जब आप इस B3 की जेन की बात करते हैं तो क्या ये डेफिनेशन एग्जिट पॉइंट पहुंचता? नहीं। हम क्या लिखते हैं, जो ये डेफिनेशन है D5 होता उसको लिखते हैं यहाँ पे। B5 में बात कर रहे हैं तो B5 में फिलहाल यहाँ कुछ नहीं है, तो हम जब कुछ नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5। दिस इज अ नल सेट, देयर इज नो एनी एलिमेंट। ठीक है, ये तो हो गया पहला रिप्रेजेंटेशन। कई जगह कई कई बुक्स में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बिट वेक्टर यूज करते हैं। बिट वेक्टर एक सेकंड रिप्रेजेंटेशन है। इस मान लो मैं आपसे कहूँ यहाँ पे कितने ब्लॉक है, आप सर यहाँ B1 है, B2 है, B3 है, B4 है एंड B5 है। यही यही ब्लॉक्स हैं, B4 है एंड B5 है। तो इसके लिए हम बिट वेक्टर यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग में सब कुछ 0 0 मान लेते हैं, 0 0 0 0, और जो जिसको लिखना होता है उसको 1 कर देते हैं। मान लो D1 D2, तो इसको हमने यहाँ 1 कर दिया, 1 1, और रिमेनिंग हमने 0 कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे B1 और D1 और D2, सॉरी सॉरी ब्लॉक नहीं, कितना, सॉरी जस्ट रिवर्स करो। इसमें कितने, ये बताओ, डोंट यूज ब्लॉक, कितने इसमें डेफिनेशन है, D1 D2 D3 D4 D5, 5 डेफिनेशन है। तो हम D1 और D2 के लिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ना कि B1 पे। हम ब्लॉक की बात नहीं करते, हम डेफिनेशन की बात करते हैं। इसका मतलब D1 D2 D3 D4 D5, तो जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है उसको 1 कर दो, और जो नहीं का उसको डिसेबल कर दो। इसका मतलब ये D3 है तो 0, B1 B2 के लिए, सॉरी D1 D2 के लिए 0 0, और D3 के लिए 1 और 0 0। D4 है तो 0 0 हो गया आपका D1 के लिए, D2 0, D3 0, D4 एंड D5 0। ये हो गया तो 4 टाइम 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड 1। और ये क्या हो जाएगा, ऑल 0। दिस इज ऑल 0, कोई यहाँ कोई 1 नहीं है, मतलब कोई यहाँ पे इनेबल नहीं है कोई, तो दिस इज ऑल 0। तो ये एक सेकंड रिप्रेजेंटेशन है। फिलहाल हम ऐसे रिप्रेजेंट करने वाले D1 D2 के फॉर्म में, ताकि क्लियर रहे। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसी बहुत सारे बुक्स में ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, बिग वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड बिट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर आप डेफिनेशन की जगह हम क्या यूज करते हैं, 0 या 1, जो डेफिनेशन लिखना होता है उसको 1 कर देते हैं, जो डेफिनेशन नहीं लिखना उसको हम 0 कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड बिट वेक्टर। दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन, आपको बस याद रखना कहीं। ठीक है, अब ये तो हो गया, हमने जन निकाल लिया। अब आते हैं किल पे। एक बार रिकॉल करते हैं, किल किल क्या कहता है। किल ऑफ बी निकालना है, तो मैंने आपसे बताया था किल ऑफ बी कैसे निकालते हैं। किल ऑफ बी निकालना है तो उस ब्लॉक बी के अंदर जितने आइडेंटिफायर यूज हो रहे हैं, क्या उन आइडेंटिफायर को अदर देन दिस ब्लॉक, क्या कोई और ब्लॉक में कोई ऐसा डेफिनेशन है जो उसको ओवरराइट कर रहा है या रीराइट कर रहा है, तो वो डेफिनेशन किल ऑफ बी बन जाएगा। चेक करते हैं, आ जाओ यहाँ पे। तो अब ये बताओ, सबसे पहले निकालते हैं किल ऑफ B1। तो हम किल ऑफ B1 निकाल रहे हैं, तो किल ऑफ B1 को हम के कह रहे हैं, फिलहाल आपको इसको किल लिखना पूरा। किल ऑफ B1 की बात करते हैं, तो सबसे पहले B1 के पास हो जो, इसमें कौन सा आइडेंटिफायर हो रहे हैं, यहाँ पे आई है और जे है, दो आइडेंटिफायर यूज हो रहे हैं। तो अब ये बताओ कि इस ब्लॉक के अलावा आई और जे कहाँ पे ओवरराइट किया जा रहा है। तो आपको दिखेगा सबसे पहले B2 में आई इक्वल टू 1, आई को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब किल ऑफ B1 में सबसे पहला जो पहला जो बनेगा, जो सबसे जो पहला बनने जा रहा है, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, दिस इज दिस, एंड इसको थोड़ा सा साइज कम करो, एंड दिस इज कॉल्ड, तो लिख रहे हैं सबसे पहले D3। कैसे आइडेंटिफाई किया, सबसे पहले किल ऑफ B1 निकालना है, तो हम देखा आई और जे दो आइडेंटिफायर है, तो इसको आप नोट कर लियो।
अब इस ब्लॉक को छोड़ दो, फ्लो मत देखना कि फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, आप बस सारे समझो सारे ब्लॉक आपके इंडिपेंडेंट हैं, अलग-अलग है। अब आप ये देखो कि इस ब्लॉक के अलावा आई और जे अलग-अलग या एक साथ कहाँ-कहाँ ओवरराइट हो रहा है, कहाँ-कहाँ रीराइट हो रहा है, कौन-सा ब्लॉक रीराइट कर रहा है, कौन-सा ब्लॉक नहीं, कौन-सा डेफिनेशन। तो D3 इसको रीराइट कर रहा है, आई को हमने लिख लिया, ये किल कर रहा है इसको। अब देखो D4 में जे किल कर रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे D4, फिर देखो D5 में फिर जे किल कर रहा है, इसका मतलब कॉमा D5। जहाँ-जहाँ पे ये आपका ये किल जो भी किल करेगा वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा जाएगा। तो किल ऑफ B1 में D3, D4, D5, ठीक है। अब ऐसे ही आते हैं जरा इसमें ले लेते हैं किल ऑफ B2, किल ऑफ B2 में आ गए, तो किल ऑफ B2 निकाल रहे हैं, किल ऑफ B2 ये है, इसमें कौन सा आइडेंटिफायर आई। अब इस ब्लॉक के अलावा कहाँ-कहाँ आई यूज हो रहा है, देखो यहाँ पे, तो B1 में यूज हो रहा है, D1। हम सर डेफिनेशन की बात करेंगे, ब्लॉक से देखते हैं, लिखते हैं डेफिनेशन है, देखो हम किल ऑफ B2 निकाल रहे हैं, किल ऑफ B2 में आई आइडेंटिफायर है। अब ये देखो कि अदर देन इस ब्लॉक के अलावा इस ब्लॉक के अंदर कौन सा डेरिवेशन इस आई को, सॉरी डेरिवेशन डेफिनेशन इस आई को ओवरराइड करता है, तो हो गया सर D1। तो D1 हो जाएगा इसके किल ऑफ B2। अब आगे हम किल ऑफ B3, किल ऑफ B3 निकालते हैं, तो किल ऑफ B3 में आता हूँ, B3 पे आ जाओ, B3 में कौन सा आइडेंटिफायर जे। अब इस ब्लॉक को छोड़ दो, बाकी देखो जे कहाँ ओवरराइड हो रहा है, आपको सर D2 कर रहा है, तो सबसे पहले हमने D2 लिख दिया, फिर आपको सर D5 भी कर रहा है, D5 लिख दिया, तो D2 और D5 हो गया किल ऑफ B3, ठीक है। अब इसके बाद किल ऑफ B4 निकालना है, तो किल ऑफ B4, तो अब B4 ब्लॉक बस पहुंचो, B4 ब्लॉक में जे यूज है। अब देखो जे कहाँ ओवरराइड हो रहा है, तो बी यहाँ D2 कर रहा है, सबसे पहले D2, यहाँ D4 कर रहा है, तो D4, तो D4 हो गया इसके किल ऑफ B4। किल ऑफ B5 निकालते हैं, तो जब B5 में कोई आइडेंटिफायर है ही नहीं, तो उसे कोई किल करेगा ही नहीं, इसका मतलब यहाँ सिंपल क्या लिखेंगे हम 5, दिस इज, और कोई आइडेंटिफायर हुआ ही नहीं तो इसको किल कौन करेगा, कोई किल नहीं करेगा। अब आ जाओ इन पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके लिए हम अब फ्लो पे ध्यान रखते हैं, इन और आउट पे हमेशा फ्लो ध्यान रखेंगे। हम जैन और किल के लिए हमने कोई फ्लो नहीं देखा, सिर्फ हमने जन में जो जनरेट हुए और एग्जिट तक पहुंच जाए उनको हमने जनरेट कह दिया। किल में उस ब्लॉक में जो आइडेंटिफायर है उन आइडेंटिफायर्स को कोई और ब्लॉक किल कर रहा है, तो उस हमने डेफिनेशन का नाम लिख दिया। अब इन कहता है कि अब आप अगर इन ऑफ B1 निकालना है सपोज, और हम इन ऑफ B1 की बात करें, दिस इज दिस इज इन ऑफ B1, तो हम इन ऑफ B1 निकालना है, एक बार इसको मैं आप ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन, तो इसमें फ्लो पे ध्यान रखते हैं। तो इन ऑफ B1, तो B1 का ये ब्लॉक है, ये कहता है कि अब सारे डेफिनेशन इंक्लूडिंग D1 D2, उसमें D1 D2 D3 D4 D5, वो सारे डेफिनेशन जो किसी पाथ से होते हुए अपनी उसी ओरिजिनल वैल्यू के साथ इस B1 के इस एंट्री पॉइंट तक पहुंच जाए, दिस इज एंट्री पॉइंट ऑफ B1, इस एंट्री पॉइंट तक पहुंच जाए, तो वो होगा इन ऑफ B1। चेक करते हैं क्या D1 अपने i इक्वल टू 2 के साथ इसी वैल्यू के साथ किसी एक पाथ से यहीं तक पहुंच रहा है, चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे आने का एक ही रास्ता है कि आप इस ब्लॉक से इस ब्लॉक पे जाओ और यहाँ से यहाँ जाओ, और कैसे आ सकते हैं, आप इस ब्लॉक से इस ब्लॉक पे जाओ, इस ब्लॉक से यहाँ पे जाओ, इस ब्लॉक से आप यहाँ पे आओ और फिर यहाँ पे जाओ, फिर ऐसे ही आप इधर से इधर, 3 पाथ है इसके। आप देखो तो यहाँ 3 पाथ है, इस D1 को यहाँ यहाँ पे आने के लिए तो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहीं से आगे बढ़ेगा। एक बात है कि आप यहाँ से यहाँ जाओ और यहाँ से ऊपर चले जाओ, दूसरा बात है आप यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, फिर B2 से ऊपर जाओ। तीसरा बात है कि आप यहाँ से यहाँ जाओ, इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ, और फिर इसके ऊपर जाओ B2 पे, फिर B2 से B1 जाओ। अब दो क्या i इक्वल टू ये डेफिनेशन i इक्वल टू 2 क्या अपनी इसी वैल्यू के साथ कभी क्या यहाँ पहुँच पाता है, चेक करते हैं। ये यहाँ जैसे B2 बस आएगा ये i इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये डेफिनेशन यहाँ पे इन नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब इन ऑफ B1 में ये D1 नहीं होगा। फिर अब D2 चेक करते हैं, अब D2 j इक्वल टू i प्लस 1, अब यहाँ जो भी वैल्यू हो मान लो ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ जाएगा,
यहाँ कुछ इसको चेंज नहीं कर पा रहा है, और ये इमीडिएट इस पाथ से जो किसी और पाथ से जाने जाए, हमें सिर्फ एक पाथ को आइडेंटिफाई करना है जिस पाथ से वो अपनी वैल्यू से ऊपर एंट्री पॉइंट पहुंच जाए। तो D2 J इक्वल टू I+1, यहाँ J मॉडिफाई नहीं हो रहा है, और ये इस पाथ से होते हुए इस एंट्री पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब इन ऑफ B1 के अंदर D2 अब यहाँ पे एंटर करने वाला है। तो दिस इज योर D2 कॉमा, और फिर से आ जाओ, D1 चेक किया, D2 चेक किया, D3, यस D3 यहाँ से एंटर, यहाँ ऊपर जाएगा और यहाँ एंटर कर जाएगा, इसका मतलब D3। D4 चेक करते हैं, तो D4 यहाँ से यहाँ जाएगा, ये J है, तो जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा ये चेंज हो जाएगा। कोई और पाथ देखते हैं, तो अगर ये D4 डेफिनेशन अगर B3 से B5 जाए इस पाथ से, और इस पाथ से B2 पे जाए, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आई चेंज हो रहा है, हम J की बात कर रहे हैं, तो ये इमीडिएट यहाँ पहुंच जाएगा। इसका मतलब यहाँ दो पाथ पॉसिबल थे। हाँ, तो हमें कोई एक पाथ चाहिए बस जिस पाथ से पहुंच जाए, बाकी हमें सबसे नहीं कि सारे पाथ से पहुंचने हैं। हमें एक ऐसा पाथ आइडेंटिफाई करना है, एटलीस्ट एक पाथ होना चाहिए उसको इन करने का। तो D4 के लिए हम इस पाथ को फॉलो करेंगे। D4 सबसे पहले B3 से यहाँ आएगा, और यहाँ कुछ चेंज हो जाए, यहाँ से B2 पे जाएगा, और B2 से बिना चेंज हुए ये एंटर कर जाएगा। इसका मतलब D4 भी इसका इन में आ जाएगा। चेक करते हैं D5, यस D5 यहाँ से आ जाएगा, नो चेंज, यहाँ से B2 पे आएगा, नो चेंज, तो B2 से एंट्री पॉइंट पे सिर्फ यहाँ इस एंट्री पॉइंट से करना है, तो D5। तो दिस इज योर इन ऑफ B1। अब आते हैं इन ऑफ B2। इन ऑफ B2 कहता है कि आप उस ब्लॉक पे जाओ, इन ऑफ B2 मतलब इस ब्लॉक पे, इसका एंट्री पॉइंट ये है। अब मुझे यहाँ चेक करना है कि सारे डेफिनेशन, कौन कौन से डेफिनेशन किसी न किसी पाथ से यहाँ पे अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ, उसी वैल्यू के साथ आ सकते हैं जिस वैल्यू से इनिशियलाइज किए जा रहे हैं। चेक करते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं इसको। अब यहाँ चेक करते हैं सबसे पहले D1, यस D1 यहाँ पे आई इक्वल टू है, यहाँ चेंज हो रहा है, और इमीडिएट यहाँ पहुंच, अभी यहाँ नहीं पहुंचा है, एंट्री पॉइंट इसका ये है, रेड पॉइंट, यस यहाँ पहुंच गया, समझ लो D1 हो गया पहला। इसके में D2, यस D2 पहुंच रहा है, D2 भी क्या D3 पहुंच पाएगा, चेक करो। ये D3 अब D3 को यहाँ से वापस आने के लिए फिर ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा, या तो ये पाथ फॉलो करें, या यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर B2 पे आए, फिर ऊपर जाए, या 3 पाथ होंगे। ठीक, अब जब भी तो इसको इस D3 को यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, जब ऊपर जाएगा तो D1 चेंज कर देगा इसको, जब D1 चेंज कर देगा इसका मतलब D3 इसका पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या निकाल रहे हैं, इन ऑफ B1। हमने क्या लिया, सबसे पहले D1, यस यहाँ एंटर कर जाएगा इस पाथ, D2, यस एंटर कर जाएगा, या D3 चेक करो आप, क्या D3 एंटर करेगा बिना चेंज हुए, देखते हैं। तो अगर आप यहाँ से जाओगे तो ये चेंज कर देगा। दूसरा पाथ देखते हैं, अगर D3 यहाँ से यहाँ जाए तो कोई चेंज नहीं, अगर यहाँ से यहाँ जाए तो कोई चेंज नहीं, अगर यहाँ से फिर ऊपर जाए तो आप एंटर कर सकते हैं। इसका मतलब D3 भी इसके इन में होगा। हमें एक पाथ आइडेंटिफाई करना है जिस पाथ से वो डेफिनेशन अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ एंट्री पॉइंट तक पहुंच जाए बस। अब ये एंट्री पॉइंट कैसे है, क्योंकि हम B2 की बात कर रहे हैं, तो B2 का ये एंट्री पॉइंट है। अब D4 चेक करते हैं, तो D4 आपका यहाँ से यहाँ जाएगा, ये ब्लैक यहाँ कुछ है ही नहीं, इसको चेंज करेगा नहीं, फिर ये एंटर कर जाएगा, इसका मतलब D4। D5 चेक करते हैं, D5 यहाँ से यहाँ जाएगा, कोई चेंज नहीं, यहाँ से B2 में एंटर कर जाएगा, तो D5। तो दिस इज योर इन ऑफ B2। अब आते हैं इन ऑफ B3। तो इन ऑफ B3 को चेक करते हैं। इन ऑफ B3 बताओ कैसे निकालेंगे, आप खुद बताओ, वीडियो पॉज करो और जरा इन ऑफ B3 निकालो। देखो इन ऑफ B3, तो सबसे पहले आप इसके मार्क पॉइंट लगाते हैं, तो ये आपका एंट्री पॉइंट है B3 के लिए। अब यहाँ पहुँचना है सबको, चेक करते हैं कौन कौन से डेफिनेशन पहुँच सकते हैं। सबसे पहले D1 चेक करो, D1 अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और यहाँ नहीं का ये रास्ता है, तो D1 जैसे यहाँ चलेगा यहाँ ये इसको मॉडिफाई कर देगा, इसका मतलब D1 नहीं पहुँच सकता। क्या D2 पहुँच सकता है, यस D2 पहुँच सकता है, D2 J है, J यहाँ कोई मॉडिफाई नहीं होगा, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से इस एंट्री पॉइंट आ जाएगा, तो D2। D3, यस D3 पहुँच सकता है, तो D3 के बाद कोई आई का यहाँ इस पॉइंट के पहले तक कोई अपडेट नहीं कर रहा है, D3 पहुँच गया। क्या D4 खुद पहुँच सकता है, चेक करते हैं एक बार। तो D4 अगर यहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ कुछ चेंज नहीं हो रहा है, और फिर ऊपर जाए B2 के पास, तो B2 में कोई यहाँ J में चेंज नहीं है, तो B2 से फिर B3 आ सकता है, इसका मतलब
D4 भी पहुँच सकता है वाया दिस पाथ, D4 B3 से B5, B5 से B2, फिर यहाँ पे तो D4 पहुँच जाएगा। क्या D5 पहुँचेगा? यस, D5 यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर D5 पहुँच जाएगा, इसका मतलब D5। तो दिस इज इन ऑफ B, इन ऑफ B हो गया। अब इसके बाद निकालते हैं इन ऑफ B4। तो इन ऑफ B4 का एंट्री पॉइंट कौन सा है? B4, ये है B4 ब्लॉक है, ध्यान रखना। डी ये इन ऑफ B4 निकालना है, तीसरा एंट्री पॉइंट है। चेक करते हैं कितने कितने डेरिवेशन पहुंच रहे हैं, कौन कौन से डेफिनेशन पहुंच रहे हैं। सबसे पहले D1 I इक्वल टू, इसे यहाँ से यहाँ जाएगा, ये चेंज कर देगा, तो D1 भी पहुंच नहीं पाएगा यहाँ तक। D2 चेक करते हैं, D2 यहाँ से यहाँ आएगा, नो अपडेट, और यहाँ से यहाँ आएगा, और कोई बात है नहीं यहाँ आने के लिए, इसे यहाँ से यहाँ आएगा, ये चेंज कर देगा। D2 भी इसका यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है इसे अपने अपनी वैल्यू के साथ। क्या D3 पहुँच रहा है? I इक्वल टू 1, आई इक्वल टू यहाँ होगा, I इक्वल टू 1 यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब आपका D3 पहुँच गया सबसे पहले। D4 चेक करते हैं, यस D4 यहाँ से यहाँ पहुँचे, उसके बाद अपडेट होगा, लेकिन हमें इस एंट्री पॉइंट चेक करना था पॉइंट तक। तो D4 पहुँच गया। क्या D5 पहुँचेगा? D5 अगर आप D5 और एक ही रास्ते, एक ही ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ जाए और फिर ऊपर जाए B2 पे, और फिर जैसे B3 पे आएगा ये चेंज कर देगा इसको, इसका मतलब D5 नहीं पहुँच पाएगा। तो दिस इज इन ऑफ B4। अब इन ऑफ B5 निकालते हैं। अब ये 5 नहीं होगा, इसमें अंदर ब्लैंक एंड कुछ है नहीं, बट इसका इन तो होगा इसमें, तो इसका इन ऑफ B5 निकालते हैं। इसके लिए हम यहाँ चेक करते हैं, ये इसका एंट्री पॉइंट है। अब देखते हैं इस एंट्री पॉइंट तक कौन कौन से डेरिवेशन, डेफिनेशन अपने ओरिजिनल वैल्यू के साथ पहुंच रहे हैं। तो चेक करते हैं D1 I इक्वल टू 2, क्या कोई एक ही रास्ते यहाँ नहीं कर रहा है? I इक्वल टू, ये यहाँ चेंज हो रहा है, मतलब D1 नहीं पहुंच पाएगा अपनी इस वैल्यू के साथ। D2 ये यहाँ से आएगा, नो अपडेट, लेकिन जैसे यहाँ से यहाँ जाएगा ये चेंज हो जाएगा, इसका मतलब D2 नहीं पहुंच पाएगा। क्या D3 पहुंच जाए? यस, I इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1, यहाँ कोई चेंज नहीं, आई को यहाँ कोई चेंज नहीं कर रहा है, आई इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हो गया D3, ये हो गया D3। हमेशा सेट के फॉर्म में लिखेंगे इसको, D3। D4 चेक करते हैं, D4 यहाँ से यहाँ आ जाएगा विदाउट एनी चेंज, तो D4 हो गया। D5 यहाँ से यहाँ जाएगा, तो D5 हो गया। इसका D3 D4 D5 ये हो गया इन ऑफ B5। और अभी आपको क्लियर नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज करो, फिर से आप एक बार देखो। इन ये कहता है कि इन ऑफ बी ये कहता है कि उस ब्लॉक बी में जो आइडेंटिफायर है वो इन ऑफ बी में एक एंट्री पॉइंट होगा, उसको मार्क कर लो आप। उस एंट्री पॉइंट पे अब यहाँ फ्लो देखेंगे कैसे फ्लो बना हुआ है, कंट्रोल फ्लो। उस एंट्री पॉइंट पे सारे डेफिनेशन इंक्लूडिंग उस ब्लॉक की भी डेफिनेशन, वो सारे डेफिनेशन में कौन कौन से ऐसे डेफिनेशन हैं जो किसी एक पाथ को फॉलो करते हुए अपनी ओरिजिनल वैल्यू के साथ उस एंट्री पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, वो होता है इन ऑफ बी। ठीक है, अब आउट पे आते हैं। आउट के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन है, अगर आपको जेन किल और इन पता हो तो हम आउट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आउट कैलकुलेट करने का यहाँ पे इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, मैं आप यहाँ इक्वेशन लिख रहा हूँ, तो अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखना है कैसे इक्वेशन लिखा हुआ है। आउट ऑफ, इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर दो, दिस इज योर फॉन्ट साइज, दिस इज आउट ऑफ बी। जब आउट ऑफ बी निकालते हैं तो कैसे लिखते हैं? आउट ऑफ बी इक्वल टू, तो यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले आप इन, जो भी इन है, जो भी इन है, इन ऑफ बी, अब माइनस करो, सेट का डिफरेंस है माइनस, सही है, किल ऑफ बी, किल ऑफ बी, और ये माइनस करने के बाद इसको पूरा माइनस करेंगे, इसी सेट को मिलेगा, इसे माइनस करो और इसको यूनियन करो, इस पूरे सेट को आप यूनियन करो किसके साथ? जेन ऑफ बी के साथ। ठीक, इसका मतलब आप ऐसा समझो इसको, यूनियन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डेटा फ्लो इक्वेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान रखना, डेटा फ्लो इक्वेशन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, डेटा फ्लो इक्वेशन क्या है? डेटा, इस इक्वेशन इज कॉल्ड डेटा फ्लो इक्वेशन। अब डेटा फ्लो इक्वेशन में क्या है कि आप किसी ब्लॉक का अगर आपको आउट निकालना है, तो आप उस ब्लॉक के इन का जो सेट है
उसमें से माइनस डिफरेंस कर दो किल का सेट उसी ब्लॉक का, और उस जो सेट मिलेगा उसका यूनियन कर दो उस ब्लॉक के जेन के साथ। तो मान लो सबसे पहले अगर हमें ये आउट ऑफ B1 निकालना है, आउट ऑफ B1 निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन ऑफ B1, इन ऑफ B1, इन ऑफ B1 निकाल दो, यहाँ निकाल लें। इन ऑफ B1 क्या होगा, अब दो इन, अब कैसे डिफरेंस निकालते हैं आपको पता है। डिफरेंस निकालने के लिए मान लो, अब आपको डिफरेंस पता है, इन ऑफ B1 ये सेट है, इन ऑफ B1 में, तो आप ये देखो कि B1 में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो किल नहीं है, वही उसका माइनस हो जाएगा। तो D2, D3, D4, D5 ये माइनस कर दो, क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली D2। इन ये तो होगा इन B माइनस किल B, इन B1 माइनस किल B1। तो इस सेट से अगर हम माइनस इसको माइनस करें तो ये D2 बचेगा। अब D2 के साथ क्या करना है, आपको यूनियन लेना है। यूनियन क्या लेना है, जेन ऑफ B1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, D1 कॉमा D2। जब दोनों लोग यूनियन D1 कॉमा D2, D2 ये लेंगे यूनियन, तो क्या बनेगा, ये बनेगा D1 और D2। तो इसको हम एक साथ लिख रहे हैं, D1 कॉमा D2। अब इसका बताओ जरा, वीडियो पॉज करो। अब जरा आउट ऑफ B1 B2 निकालो। इन ऑफ B2, इन ऑफ B2 से अगर हम किल माइनस करें तो D1 हट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, D2, D3, D4, D5 ये बच जाएगा। और D2, D3, D4, D5 यूनियन D3 क्या हो जाएगा, D2, D2 सेट लिखेंगे, D2 यहाँ पर इन इन B2 माइनस किल B2। तो D1 हट गया, D1 यहाँ से माइनस हो गया, तो माइनस किया क्या बच गया, D2 बच गया, D2, D3, D4, D5 बच गया, यूनियन D3 क्या हो जाएगा, D2, D3, D4, 5। ये हो गया आपका आउट ऑफ B2। अब आउट ऑफ B3 निकालो, तो आउट ऑफ B3 क्या बनेगा, तो किल इन B3 क्या है, D2, D3, D4, D5 माइनस D2, D5। तो D2, D5 माइनस माइनस हो गया, क्या बच गया, D3, D4 यूनियन D4। क्या हो जाएगा, D3 कॉमा D4। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, आउट ऑफ B4 निकालना है, तो D3, D4 माइनस D2, D4। तो क्या बच जाएगा यहाँ से, अब बताओ क्या बच जाएगा। आप इसको वीडियो पॉज करो, आप बताओ यहाँ से क्या आने वाला है। तो D3, D4 माइनस D2, D4, D4 माइनस हो गया, D3 बच गया यहाँ पे, जो इन बच जाए वो ले लेंगे, D3 बचेंगे। और D3 यूनियन D5 यहाँ क्या लिखेंगे, D3 और D5। तो ये हो गया D3 और D5। तो ये हो गया D3 कॉमा D5। अब यहाँ देखो जरा, आउट ऑफ B5 निकालना है, तो इन ऑफ B5 D3, D4, D5 माइनस 5 पूरा बच जाएगा, यूनियन 5। तो क्या हो जाएगा, D3, D4, D5। तो दिस इज ऑल अबाउट आउट। तो ये दिस इज कॉल्ड ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। ये एग्जाम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो हमने बनाया मैट्रिक्स, ये जो 2 डायमेंशनल जो एरे बनाया यहाँ पे, ये इसी मैट्रिक्स से हम डेटा फ्लो एनालिसिस करते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल डेटा फ्लो एनालिसिस। अब मैं इस वीडियो को मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में एक एग्जाम्पल और करेंगे, लेकिन फास्ट करेंगे। आप इसको पहले आप इस वीडियो को पॉज करो और फिर अपने स्टार्टिंग से अपने आप ट्राई करो, और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए एग्जाम्पल के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, फिलहाल तो इसको हम यहाँ बंद कर रहे हैं।